हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो त्रिकोणमिति चैप्टर था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी चैप्टर के जो एक एप्लीकेशन है, यानी उसी चैप्टर का एक एप्लीकेशन है, उस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वहां पर कौन सी महत्वपूर्ण बेसिक बातें हैं उनको भी हम लोग इस अपनी क्लास में जो है सीखेंगे। और वो चैप्टर अगर बात किया जाए तो उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, यानी कि ये जो चैप्टर है ये त्रिकोणमिति चैप्टर का एक एप्लीकेशन है, यानी कि अनुप्रयोग है। यहां से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हम लोग उस जो है चैप्टर की बेसिक बातों को समझेंगे और यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। वो दोनों कॉन्सेप्ट ये, यहाँ पर दो तरीके के कोण बनते हैं, यानी दो तरीके के एंगल बनते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और थोड़ा बहुत जो यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति के जो कॉन्सेप्ट पढ़े गए उनका यूज करना है और आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ था ऊंचाई और दूरी, इसको हम लोग इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इसके क्वेश्चन को करने से पहले आप दो बातें सीख लीजिए। एक तो उन्नयन कोण क्या होता है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर पढ़ा जाता है कि अवनमन कोण क्या होता है, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ था उन्नयन कोण, यानी कि इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब अगर बात किया जाए तो लिखा हुआ था कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब यानी कि इस जो है डेफिनेशन को पढ़ करके ये समझ में आया कि जब कोई वस्तु हमारी नेत्र यानी कि जो आंखें होती हैं व्यक्ति की, और वहां से उन आंखों के ऊपर स्थित होती है। जैसे मैं बात करूं, ये जो है जैसे कमरा है और इस कमरे में एक राड लगी हुई है। अब उस राड को अगर हम लोग ऐसे सर उठा करके देखेंगे तो वहां पर उस समय जो कोण बन रहा होगा वो उन्नयन कोण होगा। उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे फिगर से थोड़ा समझा जाए, यहाँ पर जो है ये एक कोई नेत्र था या किसी व्यक्ति का नेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्षैतिज तल है और वस्तु यहाँ पर सी वाले पॉइंट पर कोई रखी। अब जब ये व्यक्ति अपने नेत्र से ऊपर की तरफ इस वस्तु को देखेगा जो कि सी बिंदु पर स्थित है, तो उस नेत्र के द्वारा जो यानी कि देखा जाएगा तो उसकी दृष्टि रेखा ये हो जाएगी सीधे, और ये इसका क्षैतिज तल है। तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो ये कोण थीटा बन रहा है, इसी कोण थीटा को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ये व्यक्ति की नेत्र है और इस नेत्र से जो वस्तु है वो ऊपर की तरफ स्थित है। यही कॉन्सेप्ट समझना है। यानी कि ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये कहा जा सकता है अपनी भाषा में याद रखने के लिए कि जब वस्तु नेत्र से ऊपर की तरफ स्थित होती है और उसको देखने के लिए जब आपको सर ऊपर उठाना पड़े वस्तु को, तो तुरंत समझ जाना कि क्षैतिज तल और आपकी जो दृष्टि रेखा है उसके बीच में उन्नयन कोण बनेगा। फिर दूसरा बात किया जाए, एक और कॉन्सेप्ट होता है यानी कि अवनमन कोण। इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लिखा था जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें
वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी हमारे नेत्र कोण बनाते हुए यानी कि घूमते हैं। यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब इसकी अगर बात करें, फिगर यहाँ पर बना हुआ था, यानी कि अवनमन कोण जो है कब बनता है, जब दृष्टि जो यानी कि रेखा है और जो आंख है व्यक्ति की वो ऊपर हो और आंखों से जब नीचे की तरफ वस्तु हो और उसको देखने के लिए, जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, अब उस डस्टबिन को देखने के लिए मुझे नीचे देखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। आप इसको तो जो है प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो वैसे अगर जो है डस्टबिन को मैं देख रहा हूं तो उस कंडीशन में मेरी जो दृष्टि रेखा है वो नीचे की तरफ है और मेरी आंखों के द्वारा जो उस वस्तु को देखने में जो कोण बनेगा वहां पर उसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। उसको फिगर से भी समझ लिया जाए, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये किसी व्यक्ति का नेत्र था और वस्तु यहाँ पर स्थित है। तो अब इस वस्तु को देखने के लिए नीचे देखना पड़ रहा है कि नहीं, तो जब नीचे देखना पड़ेगा तुरंत समझ जाइए कि वहां पर जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, अवनमन कोण बन जाएगा। तो ये क्षैतिज तल इस बार देखो यहाँ है और इसके द्वारा देखा जाए तो ये कोण यहाँ पर बन रहा था ऐसे, और जितना कोण यहाँ पर बनेगा इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही यहाँ पर जो कोण बनता है। वो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री की बातें अगर आपको आती हैं तो वहां पर भी ज्योमेट्री में जेड रूल पढ़ाया जाता है कुछ इस तरीके से। अब ये जेड रूल ये बोलता है कि यहाँ के और ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे। उसका रीजन ये कि जब कोई टू पैरेलल लाइंस को एक जो है मतलब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहां पर जो उनके इंटीरियर एंगल होते हैं या कह लीजिए कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। वही कॉन्सेप्ट से यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई जो उसकी बेसिक जो है कॉन्सेप्ट थे। इन्हीं दोनों जो है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा अगर आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री को जो है बिल्कुल जो है सीखा है वहां से, तो उसी का यूज करते हुए यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है बोल दिया जाएगा मीनार से रिलेटेड आते हैं, खंभा से रिलेटेड आते हैं, पोल से रिलेटेड आते हैं, कोई जो है वृक्ष से रिलेटेड हो जाएंगे, कोई मंदिर हो जाएगा उसकी ऊंचाई और ये सब जो है यानी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब जो है इसके बाद में क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखा जाए पहला क्वेश्चन लिखा था कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यानी कि एक कोई ऊर्ध्वाधर, अब ऊर्ध्वाधर का मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, और यानी कि एक कोई खंभा था उसकी कुछ ऊंचाई थी और उसकी ऊंचाई भाई उसको जो है मतलब फिगर पहले बना लिया जाए फिर सॉल्व करते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहां पर जैसे देखा जाए सपोज किया जाए कि ये कोई एक खंभा था और इस खंभे की ऊंचाई जो है वो, और लिखा था खंभे की ऊंचाई के बराबर उसकी परछाई बन रही थी। यानी जितनी ये ऊंचाई थी, जैसे AB हम लोग सपोज कर लें कि AB जो है ये जो है पोल की लंबाई थी और इस खंभे की जो छाया बन रही है वो कुछ यहां से यानी कि C बिंदु मान लिया जाए तो जितनी दूरी ये है उतनी ही उसकी परछाई बन रही थी। तब आपसे कहा जा रहा था सूर्य का उन्नयन कोण। अब सूर्य जैसे यहाँ सब कुछ कर लिया जाए, ये सूर्य है तो इस तरीके से ये जब सूर्य हो जाएगा तभी तो इसकी जो है परछाई ऐसे बनेगी कुछ। तो आपसे ये कोण दरअसल पूछ रहे थे यहाँ पर ऐसे, तो इसका उन्नयन कोण पूछे थे। तो उन्नयन कोण देखा जाए इस कोण की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। तो यहाँ पर देखा जाए ये उन्नयन कोण होगा और इस कोण की वैल्यू थीटा की वैल्यू बताने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और ये वाली दोनों दूरियां आपको इक्वल बोल दिया था फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो खंभा था उसकी ऊंचाई और जो उसकी परछाई है वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। लिखेंगे कि सिंस
AC इज इक्वल टू AB। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में बात किया जाए हम लोग tan थीटा लगाएंगे, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। वैसे तो लाल बटे कक्का से पढ़ा गया था, वो सब बातें यहाँ पर अब यूज होती रहेंगी। लाल बटे कक्का से देखा जाए तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू इस थीटा के अकॉर्डिंग AB हो जाएगी और अपान में आधार की वैल्यू AC हो जाएगी। बट यहाँ से देखा जाए AC जो है AB के इक्वल है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, AB अपान AB हो जाएगा और ये कितना tan थीटा। यहाँ से देखा जाए तो ये tan थीटा AB से AB कैंसिल, तो ये 1 आ गया और 1 का मतलब यहाँ से हम लोग tan 45 की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। जब कभी आपको एंगल की वैल्यू निकालना हो और एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखा हो, जैसे यहाँ ये लिखा tan थीटा और दूसरी साइड में ये वैल्यू टाइप का लिखा हुआ था, तो एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है उसमें ये दिमाग लगाना है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो कितने डिग्री पर होती। जैसे यहाँ पर बात करें ये 1 लिखा हुआ था, तो 1 tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो देखा जाए tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 45 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो A इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं और मैं तो कहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर या इस जो है तरीके के जितने क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आप इसका आंसर रट लीजिए, याद कर लीजिए, बिना सॉल्व किए दीजिए। कब? जब आपको किसी पोल या खंभे या पेड़ कुछ भी या मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया जो बन रही हो बराबर हो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि जो खंभा था वो और जो इस खंभे की ऊंचाई यानी कि ये छाया बन रही थी, ये दोनों जिस कंडीशन में बराबर होंगे उस कंडीशन में उन्हें कोण हमेशा के लिए आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए कि थीटा 45 डिग्री ही होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ था 50 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है। बिंदु की ऊंचाई बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी। अब इसका भी फिगर थोड़ा बनाया जाए और फिर समझा जाए इस क्वेश्चन को। और यहां से जो मीनार थी उसके पाद बिंदु से बिंदु की दूरी पूछ लिया था। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर समझा जाए, सपोज किया जाए कि ये जो लिखा हुआ था यानी कि जो PQ है वो एक कोई मीनार थी, उसकी ऊंचाई 50 मीटर यहाँ दे दिया था, तो ये दूरी 50 मीटर हो गई। फिर आपसे ये कह रहे थे कि जो एक कोई बिंदु है यानी एक कोई बिंदु था वहां से उसका अवनमन कोण, तो एक कोई बिंदु हम लोग यहाँ पर ऐसे सपोज कर लेते हैं और इस जो है यानी कि बिंदु से इसका जो अवनमन कोण दिया गया था, तो अवनमन कोण तो यहाँ पर कहीं ऐसे बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ये जो कोण दे रखा था इसकी वैल्यू आपको बता दिया था 30 डिग्री। ये तो अगर यहां से देखा जाए ये अवनमन कोण यहाँ पर बनता, तो इसको अगर ऐसे हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये यानी कि अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा गया कि अवनमन कोण जो होते हैं वो उन्नयन कोण के बराबर भी होते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर ये 30 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अवनमन कोण दिया हुआ था, बट ऐसा करने से यहाँ पर तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, यहाँ पर बन रहा था तो ये दोनों इक्वल होते, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जेड रूल जैसा बन रहा है। अब इस बिंदु R से ये जो मीनार है इसके पाद की दूरी आपसे पूछा था, यानी कि आपसे आरपी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अब आरपी की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए ये आपको 50 मीटर दे रखा था, ये कोण फिर से पता चल गया और ये आरपी की दूरी आपसे पूछ लिया था। तो फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे और
tan 30 ही यूज करेंगे। तो tan 30 का मतलब अभी पढ़ा गया था लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर PQ लिखी है, आधार की वैल्यू PR, RP बोलो या PR दोनों एक ही चीज है। यहाँ से देखा जाए tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये PQ की वैल्यू 50 अपान में PR की वैल्यू निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये PR = 50√3 और ये मात्रक भी इसका जरूर लिखें, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 50√3 यानी कि कौन सा बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का। 50√3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन इस वाले का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि कोण PAB = 60 डिग्री तो झंडे की ऊंचाई है, तो उसको भी समझा जाए यहां से। तो इस जो है क्वेश्चन को इरेज कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में लिखा था एक कोई झंडा है इस तरीके से और फिर ये बोल रहे थे कि पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो ये इसका बॉटम होगा, पाद बिंदु यहाँ पर, और इससे हम लोग 50 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट था ऐसे, और वो पॉइंट का नाम बोल रहे हैं कि ए है। तो अब वहां पर देखा जाए, आपसे करें PAB = 60 डिग्री, PAB = 60 डिग्री, तो PAB, तो यहां से P इसको सपोज कर लीजिए, A यहां पर हो जाएगा, B यहां पर ऐसे हो जाएगा, और इस कोण की वैल्यू ये ऐसे बोल रहे थे। तो PAB, और यहां से देखा जाए तो ये क्वेश्चन में कितना गिवन था, ये आपको दे रखा था 60 डिग्री, यानी कि ऐसे। अब आपसे कह रहे हैं कि ये 50 है और ये, तब आपसे कह रहे थे यहाँ पर झंडे की ऊंचाई होगी। तो झंडे की ऊंचाई ये H इस बार मिलवाना चाह रहे हैं, यानी कि इस तरीके से। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है होगी, बस आपको आंसर वहां पर निकाल करके दिखाना है। तो देखा जाए इसके लिए फिर से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि सिंस tan 60 डिग्री, ये थीटा दिया गया है, इन दोनों साइड की वैल्यू में से ये साइड आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू दी है। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार का फार्मूला यूज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार, तो PB/PA हो जाएगा। वैल्यू पुट करें तो PB की वैल्यू H हम लोगों ने सपोज कर रखी है। यहां से देखा जाए तो ये 50 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से 50√3 निकल करके आ जाएगा। तो H की वैल्यू देखा जाए 50√3 इतने मीटर हो जाएगी। झंडे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 50√3 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो A इज द करेक्ट ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, तो उसको जरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा था एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, सूर्य का उन्नयन कोण है, यानी कि सूर्य के उन्नयन कोण की बात किया है। इसके लिए भी फिगर बनाया जाए और उसको समझा जाए। तो देखा जाए, यानी एक कोई रॉड थी, एक कोई छड़ थी इस तरीके से, और उसके बाद में इसकी कुछ छाया, सूर्य अगर यहाँ पर हो, ये ऐसे सपोज कर लीजिए सूर्य यहाँ पर होगा, तो इस रॉड की कुछ ना कुछ छाया तो किसी बिंदु से बन ही रही होगी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए AB रॉड हो और C यहाँ पर कोई पॉइंट हो जहां से कुछ इस तरीके से ये इसकी छाया हो गई, ये इसकी रॉड की ऊंचाई हो गई, और इन दोनों में क्वेश्चन में अनुपात दे रखा था। तो अनुपात का मतलब क्या हुआ, ये AB अनुपात ये आपको दे रखा था। यहां से इसको अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है AB अनुपात AC, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था कितनी, 1:3, या उसको हम लोग 1/√3 भी लिख सकते थे ऐसे।
यानी कि 1/√3 लिखा था तो 1/√3 लिख लिया गया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए कि इन दोनों साइड का रेशियो गिवन है और आपसे थीटा पूछ रहे सूर्य का उन्नयन कोण, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से tan यानी थीटा सपोज कर लें तो जो है tan थीटा यूज किया जा सकता था। तो लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो AB अपान में AC ये। अब यहां से इसको वैल्यू पुट कर दीजिए तो AB अपान AC की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन थी तो 1/√3 हो जाएगा और ये आपका tan थीटा हो जाएगा। अब फिर वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, यहाँ पर tan थीटा लिखा हुआ था और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो 1/√3 लिखा है ये tan कितने की वैल्यू होती है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से देखा जाए tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan और ये जो है tan 30 की वैल्यू लिखी थी, तो यहां से कंपेयर कर दिया जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई 30 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ए इज द करेक्ट ऑप्शन था। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन का कॉपी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस सिर्फ यहाँ पर खंभे के बजाय मीनार को लिख दिया। तो बिल्कुल अभी वहां किया गया था, अगर देखा जाए यानी कि जैसे हम लोग इसी क्वेश्चन में समझे वहां पर कि भाई एक कोई इस तरीके से मीनार थी और ये उसकी छाया को ऐसे दिखा दिया जाए तो यहाँ से ये वाली दूरी इसके बराबर हो रही है, यानी कि जो इसके पाद बिंदु से यहाँ पर इस पॉइंट में बीच की जो छाया था इस वाले मीनार की वो दोनों आपस में बराबर है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि जब किसी पोल या खंभे या मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो जाती है तो उस केस में जो उन्नयन कोण बनता है वो 45 डिग्री होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का अगर आंसर टिक किया जाए तो बिना सॉल्व किए 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए, ये थोड़ा फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन जो है डराने के लिए पूछ लिया जाता है, बट इतना आपको डिफिकल्ट ये नहीं था इसका आंसर देना, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आपको यूज करनी है, आसान तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता था। क्वेश्चन को रीड किया जाए, लिखा था चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A व P से देखने पर अवनमन कोणों की मापें होंगी। यानी कि ये फिगर बना हुआ था, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब उसमें से देखा जाए तो फिगर जो बना हुआ था कुछ इस तरीके से, ये फिगर इस वाले क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट O यहाँ पर है और ये जो पॉइंट A है ये हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर P हो गया। अब इस जो है चित्र में इस वाले फिगर में आपसे अवनमन कोण पूछा है। क्या पूछा है? अवनमन कोणों की मापें यहाँ पर पूछा है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ लिया। अब उसका आंसर कैसे देंगे तो देखा जाए पॉइंट O ये है, अब यहां से इसका अवनमन कोण बताना होगा, तो इसका मतलब इस वाले एंगल की बात की जा रही है। पॉइंट P से अगर बात किया जाए तो ये जो इसका यहां से इस तरीके से बनेगा, इस वाले टोटल एंगल की बात की जा रही, ये जो कोण यहां पर बन रहा था, तो ये दोनों अवनमन कोण होंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसका आंसर दिया जा सकता था, क्योंकि ये जो ट्रायंगल OBA दिख रहा है इस वाले में इस एंगल को 45 क्वेश्चन में ही दे रखा था, क्वेश्चन में गिवन है। और अभी जेड रूल पढ़ा गया था कुछ इस तरीके से। जेड रूल क्या कहता है कि यहाँ का जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, ये उन्नयन कोण इस वाले अवनमन कोण के इक्वल होता है। तो इसका मतलब एक आंसर तो ऐसे ही मिल गया, ये 45 लिखा हुआ था, तो पॉइंट A का जो अवनमन कोण होगा वो 45 ही हो जाएगा। पॉइंट A का जो अवनमन कोण होगा वो 45 ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर
45 जो है कई ऑप्शन में मतलब आ रहा था, तो दूसरा एंगल आपको निकालना ही पड़ेगा, यानी डी वाला ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता था। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसकी हम लोग बात करें, जो दूसरा वाला ऑर्नमेंट कोण था, तो इस वाले ऑर्नमेंट कोण को निकालने के लिए यहां से देखा जाए तो ये ऑर्नमेंट कोण निकालने के लिए अगर ये इतना एंगल पता चल जाए, यहां से ध्यान से देखेंगे, ये जो मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूं इसको जरा ध्यान रखेंगे, ये एंगल जब इतना पता चल जाएगा तो जितना एंगल यहाँ पर जो बन रहा था वो होगा, उतना ही इसका ऑर्नमेंट कोण होगा। अब इस एंगल को बताने के लिए अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल बन रहा था, तो ये एंगल 90 होगा। इस वाले ट्रायंगल में ओरल ही समझ लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हो सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखा जाए तो ये एंगल 90, ये आपको 60 दे रखा था, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150, और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में या एनी ट्रायंगल कोई भी हो उसमें तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो उसमें से 2 एंगल का सम 150 अकेले आ गया। यहाँ पर देखा जाए तो 180 में से अगर 150 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमेनिंग एंगल होगा थर्ड वो बच जाएगा। उसको देखा जाए तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 30, और जब ये 30 निकल के आया तो इसका मतलब P वाले पॉइंट का ये वाला एंगल भी यहाँ से जो है हो जाएगा 30, यानी ऑर्नमेंट कोण भी 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट से जो एंगल होगा वो 45 और P वाले पॉइंट से जो ऑर्नमेंट कोण बनेगा वो 30। तो इसका मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यानी 7 नंबर क्वेश्चन जो लिखा था, उन्नयन कोण व अवनमन कोण में संबंध होता है। ये जो अभी बातें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल उसी से बेस्ड क्वेश्चन था, वो पूछ लिया गया। तो अभी तो पढ़ा गया कि अवनमन कोण और जो उन्नयन कोण होते हैं इन दोनों में रिलेशन किसका होता है, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आप मतलब बातें ध्यान रखेंगे इस चीज को। ऐसे क्वेश्चंस को बिना जो है मतलब सॉल्व किए आंसर टिक किया जा सकता है, अगर एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो सुनने मात्र से करेक्ट ऑप्शन टिक किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन था, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दोनों समान होते हैं, ना तो बी ऑप्शन होगा, ना तो सी होगा और ना ही डी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा था एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, फिर से उसको सॉल्व किया जाए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक कोई खंभा है जो कि 6 मीटर ऊंचा है। सपोज कर लिया ए बी कोई खंभा था जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो खंभा है उसकी पृथ्वी यानी परछाया 2√3 मीटर बनती है, 2√3 यानी कि 2√3 यानी ये जो है उसकी छाया बन रही थी। तब आपसे कहा जा रहा था सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब सूर्य यहाँ पर फिर से बना हुआ है, यहाँ से देखा जाए तो उन्नयन कोण पूछा जा रहा था। तो इसकी अगर बात किया जाए तो फिर से हम लोग tan ही का यूज कर देंगे, क्योंकि लंब और आधार की वैल्यू गिवन है। थीटा आपको निकालना है, थीटा यहाँ पर सपोज कर लिया गया है कि उसका उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। तो यहाँ से tan थीटा यूज कर दिया जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू ए बी, आधार की वैल्यू ए सी। सॉल्व किया जाए तो 6 और इसकी वैल्यू यहाँ पर √3 की वैल्यू। सॉल्व किया जाए तो 2 1 2 2 3 जा 6, यानी ये 3/√3। इसको सॉल्व किया जाए तो ऊपर जो 3 लिखा हुआ इसको √3 into √3 लिखा जा सकता है। ये √3 से √3 कैंसिल और ये tan थीटा आप राइट करते रहिए। तो लास्ट में अगर देखा जाए tan थीटा इज इक्वल टू √3 मिल गया। अब ये फिर से वही कांसेप्ट कि tan कितने की वैल्यू जो है 3 होती, तो अगर देखा जाए tan 60 डिग्री की वैल्यू
यानी कि 3 होती, तो कंपेयर कर लीजिए, थीटा यहां से कितना निकल आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लास्ट वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन यहाँ पर ए इज द जो है ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आपका जो त्रिकोणमित चैप्टर था उसके जो एप्लीकेशन, यानी एक चैप्टर ये है, उसका जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर था उसके भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, और इन क्वेश्चंस को बार-बार आप देखते रहिए। और भी हम लोग जो यानी कि दूसरे भी चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आप हमारे इस यानी कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी के जो और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अदर चैप्टर के पढ़ाए गए उनको भी जा करके आप देखते रहिए। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको आप जरूर देखिए और एग्जाम में खूब मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।